Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे सो दैट यू नेवर मिस द इंपॉर्टेंट पार्ट. देयर विल बी 50 to 55 लेक्चर्स ऑफ 30 to 35 मिनट्स ईच. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊं वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello students, welcome to Ghatna Sutra. So today we shall continue from where we left and we left at Government of India Act 1935. ठीक है, यहाँ से बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं भाई रेगुलरली, याद रखेंगे आप. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है. एक्ट है पूरा का पूरा जिस पे डिवाइस्ड होगा आगे का पूरा फ्यूचर स्ट्रेटेजी. बता दूँ कि आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बना हुआ है इसमें बहुत सारी बोरोइंग्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. थर्ड राउंड टेबल के बाद एक वाइट पेपर रिलीज़ किया गया, उसके बेसिस पे ये एक्ट बनाया गया था. ठीक है, तो चलिए भाई पढ़ते हैं भाई, इंपॉर्टेंट होगा. ओके. Amidst the struggle of 1932, the third roundtable conference was held in November, again without the Congress participation. The discussion led to the formulation of Act of 1935. ठीक है, यही बोला था ना, discussion led to the formulation of 1935. ठीक है, ओके. मेन फीचर्स क्या थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन अगस्त 1935. कब? अगस्त 1935 में पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में. ठीक है, ओके. इट्स मेन प्रोविजंस वर एज फॉलोज. पहले सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में मल्टीपल टाइम यूपीएससी में देख रहे हो 4, 5, 96 यूपीपी से बहुत सारे स्टेट पीएससी में कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं. तो ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पूरे सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 3 स्टार मार्क कर लीजिए, पूरा का पूरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक फैक्ट जो हाईलाइट करवा रहा हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही है. ओके ओके. तो पहले होगा एन ऑल इंडिया फेडरेशन. ठीक है, याद रखिएगा किसमें बोला गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में. It was to compromise all the British Indian provinces, comprise all British Indian provinces, all chief commissioner provinces and Indian states, that is princely states. The federation's formation was consolidated on the fulfillment of. तो देखिए भाई कौन से ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे और इंडियन स्टेट्स जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे. द फेडरेशंस फॉर्मेशन वॉज कंडीशनल ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ. पहला क्या था, स्टेट विथ अलॉटमेंट ऑफ 52 सीट्स इन द प्रपोज्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाएंगे, उसमें 52 सीट देंगे स्टेट्स को. शुड एग्री टू ज्वाइन द फेडरेशन. सेकंड, द एग्रीगेट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इन द अबव कैटेगरी शुड बी 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्टेट. सेकंड, ठीक है. सिंस दिस कंडीशंस वर नॉट फुलफिल्ड द proposed फेडरेशन नेवर केम अप. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैरीड ऑन अप टू 1946 एज पर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रही थी ना 1946 तक, वो किस पे चल रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पे चल रही थी. बहुत मेजर है भाई, इंपॉर्टेंट है, आपको गलत फहमी ना हो जाए. ठीक है, 1935 के बाद तो 1935 से ही चलेगी ना, ऐसा नहीं है. 46 तक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 तक चल रही थी. फेडरल लेवल पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव द गवर्नर जनरल वॉज द पाइवट ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सब्जेक्ट्स टू बी एडमिनिस्टर्ड वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट. रिजर्व सब्जेक्ट कौन से थे, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ट्राइबल एंड elastically affairs were to be exclusively administered by the governor general on the advice of the executive councillor. Executive councillor were not to be responsible to the central legislature. Executive councillor were not to be responsible to the central legislature. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ट्रांसफर सब्जेक्ट इंक्लूडेड ऑल द अदर सब्जेक्ट एंड वर एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स elected by the legislature. यहाँ पे क्या होगा, exclusively administered by governor general on the advice of executive council, reserved subject. और इसमें भी गवर्नर जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द लेजिस्लेचर. कौन से, ट्रांसफर सब्जेक्ट. ठीक है. These ministers were to be responsible to the federal legislature and were to resign on losing the confidence of the body. ठीक है. Governor General could act in his individual judgment in the discharge of his special responsibilities for the security and tranquility of India. Legislature में the bicameral legislature was to have an upper house. देखिए bicameral legislature आएगा, upper house होगा एक सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगी जिसमें, एंड लोअर हाउस होगा जिसमें फेडरल असेंबली होगी. द काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज टू बी a 260 member house, partly directly elected from the British Indian provinces and partly 40% was nominated. Partly elected, partly nominated.
The Federal Assembly was to be 375 member House party indirectly elected from the British Indian provinces and partly one third that is dominated by the princes. दोनों तरफ ही party elected, partly nominated था. Oddly enough, election of the Council of the States was direct and that to the Federal Assembly indirect. ठीक है, डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही हैं. ठीक है ना. काउंसिल ऑफ स्टेट्स वॉज टू बी अ परमानेंट बॉडी. काउंसिल ऑफ स्टेट को अब परमानेंट बॉडी बनाएंगे. ठीक है, जो कि अभी भी है, विद 1/3 मेंबर्स रिटायरिंग एवरी थर्ड ईयर. ये भी है ना, अभी एवरी थर्ड ईयर, अब 2 है शायद, है ना. ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली वॉज टू बी 5 years, अब 6 है. ठीक है. 3 लिस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन फॉर लेजिस्लेशन पर्पज वर टू बी फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट. 3 लिस्ट आएंगी भाई. कौन सी? फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट. अभी भी ऐसे ही है. अभी सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है. मेंबर ऑफ द फेडरल असेंबली कुड मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द मिनिस्टर्स. ठीक है. काउंसिल ऑफ स्टेट्स कुड नॉट मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा जो होती है अपनी, वैसे में उस टाइम पे काउंसिल ऑफ स्टेट ही था. The system of religion based and class based electorate was further extended. भाई देखिए, electorate फिर से extend की गई. 80% of the budget was non-votable. Governor General had residuary powers. Governor General के पास थी residuary powers. He could restore, cut grants, certify bills rejected by the legislature, issue ordinance and exercise veto. Provincial autonomy की बात करें तो provincial autonomy replaced hierarchy. Provincial autonomy replaced, तो hierarchy को हटा दिया गया, replace कर दिया गया provinces में. ठीक है. Provinces were granted autonomy and separate legal identity. Provinces were freed from the superintendent's direction of the Secretary of the State and Governor General. Provinces henceforth derived their legal authority directly from the British Crown. ठीक है. Provinces British Crown. ठीक है. Legal authority किससे थी? Direct from the British Crown. Provinces were given independent financial power and resources. Provincial government could borrow money on their own security. ठीक है. अब देखिए एग्जीक्यूटिव यूपीएससी वगैरह फिर से देखिए, अलग अलग स्टेट पीएससी में मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है. इतने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है. गवर्नर was to be the crown's nominee and representative to exercise authority on the king's behalf in a province. Governor was to have special powers regarding minority rights of civil servants, law and order, British business interests, partially excluded areas, princely states and etc. ठीक है. गवर्नर को टेक ओवर एंड इंडेफिनिटली रन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन. लेजिस्लेचर में क्या हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन कम्युनल अवार्ड. ठीक है. सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन कम्युनल अवार्ड. ठीक है. मैकडोनल्ड अवार्ड ने किया था ना ये सब. वर टू बी मेड ऑपरेशनल. ऑल मेंबर्स वर टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड. ऑल मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे प्रोविंसेस में. ठीक है. समझ रहे हैं भाई. ऑल मेंबर्स टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड. फ्रेंचाइज वॉज एक्सटेंडेड. वुमेन्स गॉट द राइट ऑन द सेम बेसिस एज मैन. Ministers were to be administered all provincial subjects in the Council of State headed by a premier. Ministers were made answerable to and removable by the adverse vote of the legislature. Provincial legislature could legislate on subjects in provincial and concurrent list. देखिए provinces में provincial concurrent list पे कर सकते हैं. ठीक है. अभी भी ऐसा ही है. ठीक है. 40% of the budget was still not votable. Governor could refuse assent to bill, promulgate ordinance and enact Governor's Act. ठीक है. ये हो गया पूरा. अब evaluation of the act कैसा था. ठीक है. Numerous safeguards and special responsibilities of the Governor General worked as brakes in the proper functioning of the Act. In provinces, the Governor still had extensive power. The Act enfranchised 14% of the British population. The extension of the system of communal electorate and representation of the various interests promoted separatist tendency, which culminated in the partition of India. The act provided a rigid constitution with no responsibility in internal growth. Right to amendment was reserved with British Parliament. ठीक है. राइट टू अमेंडमेंट वॉज रिजर्व विद ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था. अब यहाँ पूरा एक्ट बना रहा है लेकिन अमेंडमेंट कौन कर सकता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है. ये एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है. लॉन्ग टर्म ब्रिटिश स्ट्रेटेजी. सप्रेशन कुड ओनली बी अ शॉर्ट टर्म टैक्टिक. In the long run, the strategy was to weaken the national movement and integrate large segment of the movement into colonial constitution and administrative structure. Reforms would revive the political standing of the constitutionalist, liberal and moderate who had lost public support during the civil disobedience movement. Repression earlier and reforms now would convince a large section of the congressmen of the ineffectiveness of an extra legal struggle. Once congressmen tasted power, they would be reluctant to go back to the politics of sacrifice. Reforms could be used to create dissensions within Congress. Right wing to be placate throughout constitutional concessions, and radical leftists to be crushed through police measures. ठीक है. Provincial autonomy would create powerful provincial leaders who would gradually become autonomous centers of the political power. Congress would thus be provincialized and central leadership would be
वुड गेट वीकन। ये थोड़े से ब्रिटिश की स्ट्रेटजी थी जो बेसिकली लॉन्ग टर्म में ये चाह रहे थे ऐसा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन तो ऐसा नहीं बनने वाला है, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन बन भी जाए ना इनकी ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी, तो हमेशा जो नेगेटिव पॉइंट हो उस पर टिक मार देना, नेगेटिव ही थी, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। नेशनलिस्टिक रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट 1935 एक्टेड वॉज कंडेम्ड बाय नियरली ऑल सेक्शंस ऑफ द यूनियन, ऑल सेक्शंस एंड यूनानिमसली रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस, ठीक है। रिजेक्ट किया था कांग्रेस ने, ठीक है, याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को। द हिंदू महासभा एंड द नेशनल लिबरल फाउंडेशन हाउएवर डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इन फेवर ऑफ द वर्किंग ऑफ द 1935 एक्ट। कौन? हिंदू महासभा ने और नेशनल लिबरल फेडरेशन ने सपोर्ट किया था, ठीक है। इन द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंशियल लेवल द कांग्रेस डिमांडेड इटसेल्फ द कन्वीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। कांग्रेस का मानना ये था बेसिकली, ठीक है। ओके, तो अब पढ़ते हैं सेकंड स्टेज ऑफ डिबेट। In early 1937, the election to the Provincial Assembly were announced, and once again the debate of the future strategy to be adopted by the nationalists began. Everyone, अब 1939 वाले जो elections की बात होने वाली है, ठीक है, everyone in the Congress agreed that the 1935 Act was to be opposed root and branch, but it was not clear how it was to be done in the period when the mass movement was not yet possible. There was full agreement that the Congress should fight the elections on the basis of a detailed political and economic program, thus deepening the anti-imperialistic consciousness of the people. But what to do after the election was not yet clear. If the Congress got majority in the provinces, was it to agree to form a government? There was a sharp difference over the question among the nationalists. The two sides of the debate soon got identified with the emerging ideological divide along the left and right lines. डिवाइड, अब ये बोल रहे हैं कि भाई इलेक्शन लड़ना है कि नहीं अगला वाला, क्योंकि हमारे उनके दिमाग में तो कुछ था ही नहीं कि भाई अब लड़ने के बाद क्या करेंगे, जीत गए तो क्या करने वाले हैं, क्या गवर्नमेंट बना ले, या फिर गवर्नमेंट बना लिया और साथ दे दिया तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एंडोर्स कर दिया। तो ये थोड़ा डिलेमा था, ठीक है। डिवाइडेड ओपिनियन, कौन कौन के क्या क्या ओपिनियन थे प्रीलिम्स के हिसाब से, तो ठीक है, थोड़ा सा समझ लोगे तो कोई प्रीलिम्स में अगर ऐसा बना के क्वेश्चन आ भी गया ना, यूपीएससी वगैरह में आता है जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, तो शायद बन जाएगा, तो बन जाएगा ऑफकोर्स, है ना। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड कांग्रेस सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर अपोज टू द ऑफिस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड देयर बाय इन द वर्किंग ऑफ द 1935 एक्ट बिकॉज दे आर्ग्यूड दैट इट वुड नेगेट द रिजेक्शन ऑफ द एक्ट बाय द नेशनलिस्ट। वही, ठीक है, भाई हमने एक्सेप्ट कर लिया तो रिजेक्शन हम कर रहे थे वो तो उस फेलियर हो गया। इट वुड बी लाइक अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, ऑल्सो इट वुड टेक अवे द रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क वुड साइड ट्रैक द मेन इशू ऑफ फ्रीडम, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस एंड रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी। एज अ काउंटर स्ट्रेटेजी द लेफ्टिस्ट प्रपोज एंट्री इनटू द काउंसिल। देखिए लेफ्टिस्ट ने क्या किया था, प्रपोज किया था एंट्री इनटू द काउंसिल विद एन एम टू क्रिएट अ डेडलॉक, thus making the working of the act impossible. Others older Swaraj strategy इसको बोलते थे, and as long-term strategy they advocated an increased reliance on workers and peasants, integration of these class organization into the Congress, thus imparting a socialist direction to the Congress and preparing for the resumption of the mass movement. The proponents of the office acceptance argued that they were equally committed to combating the 1935 Act, but working legislature was to be only in short-term tactic, since option of mass movement was not available at the time, and mass struggle alone was capable of winning independence. Capture or rejection of the office was not a matter of socialism but of strategy. They agreed that there was a danger of being sucked in by wrong tendencies, but the answer was to fight these tendencies and not to abandon office. The administrative field should not be left open to the pro-government reactionary forces. Despite limited power, the provincial ministers could be used to promote the constructive work. लेफ्टिस्ट बोले काउंसिल में एंट्री करो, बेसिकली डेडलॉक क्रिएट करेंगे, अगर हमने ऐसी एंट्री नहीं करी तो प्रो गवर्नमेंट वाले लोग आ ही जाएंगे और वो चांटूगिरी करके पूरा बर्बाद कर देंगे, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं, पूरा लैंग्वेज है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ। गांधी जी का पोजीशन क्या था, गांधी अपोज ऑफिस, देखिए गांधी अपोज ऑफिस एक्सेप्टेंस इन CWC मीटिंग, ठीक है, बट बाय द बिगिनिंग ऑफ 1936 ही वाज विलिंग टू गिव अ ट्रायल टू द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स, ठीक है, ये है, पहले मना कर रहे थे, हाँ बोल दिए। इन इट्स सेशन एट लखनऊ इन अर्ली 1936 एंड फैजपुर इन 1937 द कांग्रेस डिसाइडेड टू फाइट इलेक्शन। लखनऊ सेशन और फैजपुर सेशन 1937 में डिसाइड किया इलेक्शन लड़ेंगे एंड पोस्टपोन द डिसीजन ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेंस टू द पोस्ट इलेक्शन फेज। ऑफिस एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना बाद में देखते हैं इलेक्शन के। द कांग्रेस रेजोल्यूशन वॉज नॉट टू सबमिट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन और टू कॉर्पोरेट विद इट बट टू कॉम्बैट इट इन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड
destroyed the legislature so that it can be ended. In February 1937, election to the provincial assembly were held. Elections were held in 11 provinces: Madras Central Province, Bihar, Odisha United Province, Bombay Presidency, Assam Northwest Frontier Province, Bengal, Punjab and Sindh. These elections were the first. ये देखिए पूछा जाएगा इलेक्शंस के बारे में. These elections were the first in which the large number of Indians than ever before were eligible to participate. An estimate of 30 million persons, including 4.25 million women, had to be enfranchised, 14% of the total population. ये पूछा जाएगा कितना 14% किया था, and 15 million, nearly 15.5 million of these, including 9,17,000 women, actually exercised their franchise according to the report. ठीक है. अब देखिए कांग्रेस मैनिफेस्टो फॉर द इलेक्शंस. द कांग्रेस मैनिफेस्टो reaffirmed total rejection of the government of India Act 1935 and promised release of prisoners, removal of disabilities on the basis of gender and caste, radical transformation of the agrarian system, substantial reduction in the rent revenue, scaling down of the rural debt, चीप क्रेडिट एंड राइट टू फॉर्म ट्रेडिशनल यूनियंस टू द स्ट्राइक. ये उनका मैनिफेस्टो में पूरा लिखा हुआ था कि हम ये करेंगे. गांधी डिड नॉट अटेंड अ सिंगल इलेक्शन मीटिंग. ठीक है ना. कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रही इसके ऊपर ऑफकोर्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश पीएससी यूपीएससी वगैरह पूछा जा सकता है. कांग्रेस वॉन्स 716 आउट ऑफ 1161 सीट्स it contested. There were 1585 seats in the legislative assembly of the 11 provinces. It got majority of in all provinces. Very important है. हर प्रोविंस में मेजोरिटी मिली थी एक्सेप्ट इन बंगाल, आसाम, पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. ठीक है भाई. सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तो मुस्लिम डोमिनेटेड थे वैसे भी, है ना. तो वो मुस्लिम लीग ने वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था. एक्सेप्ट इन देखिए बंगाल, याद रखिए बंगाल, आसाम, and Punjab and Sindh and Northwest Frontier Province, and emerged as the largest party in Bengal, Assam and Northwest Frontier Province. Because of this performance, the prestige of the Congress rose and the Nehru was reconciled to the dominant strategy of struggle to struggle. ठीक है. ये हो गया चैप्टर यहाँ पे खत्म. फटाफट समरी पढ़ लेते हैं. फर्स्ट स्टेज ऑफ डिबेट ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ गांधीयन लाइन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, रिजेक्शन ऑफ द कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, कंटिन्यूएशन ऑफ सीडीएम. ये था पहला स्टेज में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया. फिर प्रपोज क्या किया, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज किया था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. 3 लिस्ट कौन सी थी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट. सेंटर में क्या था, सब्जेक्ट टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट. दोनों ही गवर्नर जनरल रहेंगे, लेकिन रिजर्व्ड वाले में भाई वो देखेंगे एग्जीक्यूटिव से परमिशन, थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव से डिस्कस करेंगे, और ट्रांसफर वाले में लेजिस्लेचर से. प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड. ठीक. प्रोविंशियल प्रोविंसेस में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, बाकी सब में दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स ऑफ इलेक्शंस हो रहे थे. ठीक है. Early 1937, election to the provincial assembly held. Congress ministries formed in Bombay, Madras, Central Province, United Province, Bihar, Assam and Northwest Frontier Province. बाकी चल के सरकार बनाई बाद में उन्होंने. ठीक है. सेकंड स्टेज डिबेट में क्या होता है, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस एंड सोशलिस्ट अपोज्ड ऑफिस एक्सेप्टेंस, लेफ्टिस्ट प्रपोज एंट्री इनटू द काउंसिल विद एन एम टू increase a deadlock. Gandhi in the beginning opposed for the office acceptance but later gave it approval. Congress sessions at Lucknow 1936 and Faizpur 1937 decided to contest election. ठीक है. ये पढ़ चुके हैं, हो गया यहाँ पे ये चैप्टर खत्म भाई. ठीक है. इंपॉर्टेंट था, अच्छे से पढ़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस्ड, बहुत सारी लैंग्वेज लिखी हुई है. अब पढ़ेंगे चैप्टर 21 कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस. ठीक है. अब ये चैप्टर को मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझा देता हूँ कि इस चैप्टर में ना आपको लैंग्वेज बहुत मिलेगी. ठीक है ना. मतलब सॉरी, ऐसे लैंग्वेज इन द सेंस लैंग्वेज मतलब कि पूरा ओपिनियन बेस्ड है ये पूरा चैप्टर. मतलब ओपिनियन बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना. ओपिनियन बहुत ज़्यादा, क्वेश्चंस थोड़े कम बनेंगे इस वाले चैप्टर से. तो इसको है ना आपको बहुत जल्दी समझ लेना है. उस टाइम की पिक्चर की बात कर रहे हैं कि गांधी जी क्या बोल रहे थे, मिनिस्ट्रीज क्या बोल रही थी, कांग्रेस क्या बोल रहा था, क्या ओपिनियन चल रहा था, बस वो है. फैक्ट बहुत कम मिलेंगे. फैक्ट तो इसको है ना, आप क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए. इसको हमें बस समझने के हिसाब से करना है. पूरे चैप्टर को समझ के फटाफट पढ़ेंगे, बिल्कुल फटाफट. ठीक है ना. ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, पहले ही बता दे रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, है ना. वेरी लेस क्वेश्चंस, पहले लिख दे रहा हूँ, वेरी लेस क्वेश्चंस. ठीक है. ओके, है ना. वेरी लेस क्वेश्चंस बट ओपिनियन, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा. ठीक है ना. अब पढ़ेंगे कांग्रेस मिनिस्टर. देखिए पढ़ना शुरू करते हैं. कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म्ड इन बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड लेटर इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन आसाम. ठीक है. ये वाला पार्ट आपको ऊपर बता चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में. भाई ने भले ही इनको आसाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में प्रॉपर क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, गवर्नमेंट नहीं बनाई, है ना. कोलिशन करके जैसे बना लेते ना. तो याद रखिएगा गांधी जी की एडवाइस क्या थी भाई. गांधी एडवाइस कांग्रेसमैन टू होल्ड दिस ऑफिसेस लाइटली एंड नॉट टाइटली. द ऑफिस वर टू बी सीन एज ए क्राउन ऑफ थ्रोन which had been accepted to see if they quickened the pace towards the nationalistic goal. Gandhi advised that these offices should be used in a way not to expect or intend by the British.
or expected or intended by the British. Gandhi urged congressmen to prove that the Congress could rule with least assistance from the police and army. ठीक है, गांधी जी का ये ओपिनियन था. ओपिनियन समझ में आ गया क्या बोल रहे थे? ठीक है, वर्क अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज. देखिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अब कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया. अब क्या क्या काम किया? There was a great enthusiasm among the people. Suppressed mass energy got released. There was an increase in the prestige of the Congress as it had showed that it could not only lead people but could also use state power for their benefit. But the Congress ministries had some basic limitation. They could not through their administration change the basic imperialistic character of the system and could not introduce a radical era. Right? Okay. In the 28th month of Congress rule in the provinces, there were some efforts made for the people's welfare. ठीक है, क्या क्या थे वो? सिविल लिबर्टी पे क्या काम किया पहले तो देख ले. कांग्रेस मिनिस्ट्रीज डिड मच टू ईज कर्ब ऑन सिविल लिबर्टीज. क्या क्या किया? लॉज गिविंग इमरजेंसी पावर वॉज रिपील्ड. बैन ऑन लीगल ऑर्गेनाइजेशन सच एज हिंदुस्तान सेवा दल एंड यूथ लीग on certain books and journals was lifted. Press restrictions were lifted. Newspaper was taken out of the blacklist. Confiscated arms and arms license were restored. Police powers were curbed and the CID stopped shadowing politics. Political prisoners and revolutionaries was released and deportation and internment orders were revoked. In Bombay, land confiscated by the government during civil disobedience movement was restored. Pensions of the officials associated with the civil disobedience movement was restored. But there was certain blemishes in the performance of the Congress ministries regarding the civil liberty. Yusuf Meherali, a socialist, was arrested by the Madras government for inflammatory speeches and later released. SS Batliwala, a socialist, was arrested in Madras government for seditious speech and was given a 6-month sentence. Then K.M. Munshi, the Bombay Home Minister, used the CID against communist and leftist. ठीक है, बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं, इतने अभी तक ऐसे पूछे नहीं गए. मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर पूछे नहीं जाते ये वाले प्रोविजन से, बट आपको ध्यान रखना है कि भाई इनने कंस्ट्रक्टिव काम किया था. मेंस में थोड़ा बहुत अगर पूछा जाए तो. राइट, ठीक है. तो ये देख लेते हैं एक बार कि एग्रेरियन रिफॉर्म सब. ठीक है, देयर वर सर्टेन बेसिक कॉन्स्टेंट्स ड्यू टू विच द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज could not undertake a complete overhaul of the agrarian structure by completely abolishing zamindari. These constraints क्या क्या थे भाई इंपॉर्टेंट. ठीक है, the ministries did not have an adequate power, of course. There was inadequate financial resources as a lion's share was appropriated by the government of India. Strategy of class adjustment was another hurdle since zamindars etc. had to be conciliated and neutralized. There was constraint of time since the logic of Congress politics was confrontation and non-cooperation with the colonialism. War clouds had started hovering around 1938. The reactionary second chamber legislative council, dominated by landlords, moneylender and capitalists, is in United Province Bihar, Bombay, Madras, Assam, had to be conciliated, and as its support was necessary for legislature. The agrarian structure was too complex. ठीक है, ये सब constraints थे. In spite of these constraints, the Congress ministries managed to legislate a number of laws relating to the land reforms, debt relief, forest grazing, fees, arrears of rent revenue, etc. But most of these benefits went to statutory and occupancy tenants, while subtenants did not gain much. Agricultural laborers did not benefit as they had not been mobilized. Attitude towards labor क्या था? The basic approach was to advance workers' interest while promoting labor's के लिए क्या था. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें. मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस, ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए ना आपको सब तरफ से कैसा था. The basic approach was to advance workers' interest while promoting industrial peace. This was sought to be achieved by reducing strikes as far as possible and by advocating compulsory arbitration prior to striking before established conciliation machinery. Goodwill was sought to be created between laborers and capital with mediation of ministries, while at some time efforts were made to improve worker condition and secure wage increase for them. The ministries treated militant trade union protest as a law and order problem and acted as mediators as far as possible. This approach was largely successful, but not so in Bombay. Also, leftist critics were not satisfied by this approach. Generally, the ministers took recourse to Section 144 and arrested leaders. Nehru was unhappy about these repressive measures, but in public supported the ministries to protect them from petty and perpetual criticism. Although Gandhi was against militant and violent methods, he stood for political education of the masses. He felt that the popular base of the Congress should not erode. He appealed the congressmen against frequent resort to colonial laws and machineries. सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स मतलब सोशल वेलफेयर के लिए क्या क्या किया गया होगा.
देखते हैं. These include the following: prohibition imposed in certain areas, measures for welfare of Harijans taken, temporary use of political facilities, scholarship and increase in their number in government services and politics, etc. Attention given to primary, technical and higher education and to public health and sanitation. Encouragement given to khadi through subsidies and measures. Prison reforms undertaken. Efforts taken to develop planning through National Planning Committee head up under Congress President सुभाष चंद्र बोस in 1938. ये है एक फैक्ट यहाँ पे जब आया बहुत टाइम बाद. क्या है भाई, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी, है ना, किसके अंडर सेटअप करी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के अंदर. ठीक है, उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 1938 में. यही पूछा गया यूपीपीसीएस में. ठीक है ना. नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके अंदर थी? सुभाष चंद्र बोस के अंदर भाई 1938 में सेटअप करी गई थी. एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मास एक्टिविटी ऑफ कांग्रेस सच एक्टिविटीज इंक्लूड लॉन्चिंग ऑफ मास लिटरेसी कैंपेन, सेटिंग ऑफ कांग्रेस पुलिस स्टेशन एंड पंचायत, कांग्रेस ग्रीवेंस कमेटी, प्रेजेंटेड मास पिटीशन टू गवर्नमेंट, स्टेट पीपल्स मूवमेंट. ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया. अब एवेल्यूएशन कर लेते हैं भाई कैसा क्या रहा. Though by 1939 internal strifes, opportunism and hunger for power had started surfacing among congressmen, yet they were able to utilize council work to their advantage to great extent. Right. To the 28-month Congress rule was also significant for the following reason: the contention that Indian self-government was necessary for radical social transformation got confirmed. Congressmen demonstrated that the movement could use state power to further its end without being co-opted. The ministers were able to control communal rights. The moral of the bureaucracy came down. Council work helped neutralize many erstwhile hostile elements. Landlords, people were able to perceive the shape of things to come if independence was won. Administrative work by Indians further weakened the myth that Indians were not fit to rule. The Congress ministries resigned in October 1939 after the outbreak of Second World War. ये है पूछा गया है. ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई कांग्रेस ने कब रिजाइन किया था पूरा. तो अक्टूबर 1935 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो तब कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था पूरा. ठीक, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अपने जगह से रिजाइन कर दिया था. द ह्यूज कांग्रेस विक्ट्री इन द इलेक्शन हैड अराउज्ड द होप्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास. There was increased militancy and industrial unrest in Bombay, Gujarat, United Province and Bengal at the time when Congress was drawn into the closer friendship with Indian capitalists. This resulted in what appeared to be an anti-labor shift in Congress attitude that led to the Bombay Traders Dispute Act of 1938. ठीक है, कब आया था ये एक्ट? 1938 में. बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट कब आया था भाई? 1938 में. एज द कॉलम करके पूछ लेते हैं. ठीक है ना. Okay, the Congress leadership was also faced with another dilemma: how to react to situation in the princely state. Should the Congress support the Prajamandal movement, ठीक है ना, for greater democracy or not? In the meanwhile, the All India Muslim League क्या कर रही थी? पीरपुर कमेटी सेटअप कर दी थी. Annoyed with the Congress for not sharing power with them, established the पीरपुर कमेटी in 1938. यही पूछा गया था ARO में यूपीएससी के. ठीक है, ओके. यूपीएससी ARO में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. पीरपुर कमेटी कब सेटअप करेगी? 1938. किसने करी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने. टू प्रिपेयर अ डिटेल रिपोर्ट ऑन द एट्रोसिटीज सपोजिटली कमिटेड बाय द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज. In this report, the committee charged the Congress with interference in the religious rights, suppression of Urdu in favor of Hindi, denial of proper representation, and the oppression of the Muslim in the economic sphere. The Congress was forced to realize that being in power and actually running the administration was not easy, and all section of the population had such high expectation as could not be fulfilled at once. ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है खत्म. थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं. गांधी एडवाइस टू ऑफिस बियरर: ऑफिस शुड बी यूज्ड इन अ वे नॉट एक्सपेक्टेड और इंटेंटेड बाय द ब्रिटिश. होल्ड ऑफिस लाइटली नॉट टाइटली. वर्क अंडर कांग्रेस मिनिस्टर्स क्या हुआ? ईज्ड कर्ब ऑन सिविल लिबर्टीज, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस लिफ्टेड, पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रेवोल्यूशनरी रिलीज्ड, lifted ban on several illegal organization, books and journals, restoration of pension of the official associated with the civil disobedience movement. यहाँ पे ये पूरा चैप्टर हो जाता है खत्म. ठीक है, ये इतना प्रीलिम्स के हिसाब से शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज था, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए इसको हमने क्लाइट करके ख़त्म ही कर दिया इसी वीडियो में. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनिट 8, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1939 से 47 का फेस, क्योंकि यहाँ पे हमको जाके इंडिपेंडेंस मिल जाएगी. ठीक है, ये सेकंड लास्ट यूनिट है हमारी. ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी. तो टिल देन स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.